सर माइक ऑफ आहे तुमचा. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Good morning, everyone. In the previous lecture, we are discussing about theories of interest. Theory of interest ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि बीकॉम सेकेंड ईयर मतलब सेकेंड सेम में दो थियरीज हैं आपको सिलेबस में, एंड दैट इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी विच वाज डेवलप्ड बाय जेम किन्स, और दूसरी थियरी है लोनेबल फंड थियरी. ऐसी दो थियरीज हमको सिलेबस में है. तो उसकी जो पहली थियरी है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी, ये हमने लास्ट फ्यू लेक्चर्स में इसको हमने डिस्कस किया था कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी क्या होती है और उसमें किस प्रकार से लिक्विडिटी प्रेफरेंस में डिमांड सप्लाई को हम ये करते हैं. ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, लेकिन फिर भी हम आज के लेक्चर में उसको जस्ट एक रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट में, एंड देन वी विल स्टार्ट लोनेबल फंड थियरी. लोनेबल फंड थियरी हम इसके जस्ट बाद हम शुरू कर देंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लोनेबल फंड थियरी के पहले लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी जो हम देख चुके हैं, जस्ट हम रिवाइजन इसकी एक बार देख लेते हैं. तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी इट वाज डेवलप्ड बाय जेम किन्स. जेम किन्स ने इसका डेवलप किया. तो ये थियरी का बेस क्या है कि यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हम सबको पता है कि जो भी कैपिटल होती है, जो भी लोन रहती है, उसका जो एक जो इंटरेस्ट का रेट होता है वो कैसे डिटरमाइन होता है. तो ये थियरी के अनुसार, जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी है, इसके अनुसार जो इंटरेस्ट का रेट है इट इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी. मतलब डिमांड सप्लाई के फोर्सेस के आधार पर जो इंटरेस्ट रेट है उसको कैलकुलेट किया जाता है. अब इससे फिर सेकंड क्वेश्चन ये अराइज होता है कि डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी कैसे हम कैसे जान पाएंगे कि डिमांड है या सप्लाई कैसा है. तो वो भी हम आगे देखेंगे. तो सबसे पहले इसका बेस क्या है कि इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करने के लिए हमको डिमांड और सप्लाई ये दोनों पता होना जरूरी है, तो भी हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं. उसके बाद ये थ्योरी में ये भी कहा है कि अगर किसी पर्सन को इनकम होती है तो उसके सामने दो क्वेश्चंस होते हैं कि वो उस इनकम में से कितना अमाउंट सेव करे और कितना अमाउंट स्पेंड करे, मतलब कितना खर्च करे और कितना सेव करे. तो ये क्वेश्चन उसके दिमाग में आता है कि जो भी उसको इनकम मिली हुई है उसमें से कितना उसने खर्च करना है और कितना सेव करना है. और सेव करने का अगर उसका डिसीजन है तो उसके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि उसने अपने पास लिक्विडिटी प्रेफरेंस मतलब शॉर्टली हमारे लेमन्स लैंग्वेज में कि कैश के फॉर्म में या नियर कैश के फॉर्म में कितनी पैसा, कितना मनी वो रखे. तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस मतलब खुद के पास कैश या नियर कैश के फॉर्म में पैसे, मनी रखना. और ये थियरी के अनुसार जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस है वही है डिमांड ऑफ मनी. मतलब लोग पैसे की डिमांड क्यों करते हैं, ये थियरी के अनुसार लोग पैसे की डिमांड इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लिक्विडिटी प्रेफरेंस रहती है. लिक्विडिटी प्रेफरेंस रहती है मतलब वो लोग जो है, पीपल जो है, वो अपने पास कैश या नियर कैश फॉर्म में मनी रखना चाहते हैं. ठीक है. तो ये थियरी में बेसिक ये कहा गया है कि डिमांड सप्लाई के आधार पर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं. उसके बाद में हर व्यक्ति अपने इनकम में से कुछ ना कुछ पैसे सेव करना चाहता है और कुछ पैसे अपने पास कैश के फॉर्म में रखना चाहता है या नियर कैश के फॉर्म में रखना चाहता है. तो जो कैश के फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में अपने पास मनी रखना चाहता है उसी को इस थियरी में क्या कहा गया है, डिमांड फॉर मनी. मतलब पैसे की डिमांड क्यों होती है, क्योंकि लिक्विडिटी प्रेफरेंस लोगों का है कि लिक्विड फॉर्म में अपने पास पैसे रखना चाहते हैं. ठीक है, इतना क्लियर है सबको अभी तक जो हमने 1-2 मिनट डिस्कस किए? आवाज आ रही है सबको? सबको आवाज आ रही है मेरी? एम ऑडिबल? यस सर. हाँ. तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया उतना ध्यान में आ गया? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है? बहुत इजी है अभी तक जो हमने देखा लिक्विडिटी प्रेफरेंस में. अब हम देखेंगे कि जो डिमांड सप्लाई के जो हम बात कर रहे थे कि शुरुआत में हमने देखा था कि डिमांड, मनी की डिमांड और मनी के सप्लाई को बेस लेते हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है. नाउ व्हाट इज डिमांड फॉर मनी, है ना. हमने कहा है कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस अपने पास कैश या नियर कैश के फॉर्म में मनी वो रखना चाहता है, इसको ही हमने डिमांड कहा था.
तो क्यों रखना चाहता है कैश के फॉर्म में पैसे, क्यों लिक्विड फॉर्म में अपने पास रखना चाहता है? तो ये थ्योरी के अनुसार जो डिमांड फॉर मनी है, जिसको हमने क्या कहा था, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, तो वो 3 कारणों से खुद के पास कैश रखना चाहता है, खुद के पास लिक्विड, उसकी जो प्रेफरेंस है वो 3 मोटिव की वजह से है, 3 कारणों की वजह से है, एंड दैट इज ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव मतलब जो डे टू डे खर्चे होते हैं, अब इंडिविजुअल के जो डे टू डे खर्चे होते हैं उसके लिए खुद के पास कैश रखना चाहता है। वैसे कोई बिजनेसमैन है, कोई कंपनी है, उनके एंगल से हम देखते हैं तो वो कैश क्यों रखना चाहते हैं? वो उनके जो वेजेस का पेमेंट है या उनके जो डे टू डे उनको जो खर्चे आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बिल है, सैलरी है स्टाफ का, रॉ मटेरियल का पेमेंट करना है, इसके लिए जो उनके खर्चे लगते हैं उसके लिए वो मनी की डिमांड कैश के फॉर्म में करना चाहते हैं। तो लिक्विड फॉर्म में इसलिए वो पैसे रखना चाहते हैं। तो ये थ्योरी के अनुसार डिमांड ऑफ मनी होने के पीछे का पहला मोटिव है ट्रांजैक्शन मोटिव, कि डे टू डे खर्चे के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए मनी की डिमांड होती है, जिसको कहते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव, ट्रांजैक्शन करने के लिए। दूसरा है प्रिकॉशनरी, प्रिकॉशन लेना कि भाई कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई इलनेस, कोई बीमारी आ जाए तो उसके लिए खुद के पास पैसे रखना, या फ्यूचर में कोई अनकॉन्टिजेंसी, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या चाहिए, हमारे पास पैसे चाहिए। तो मनी इज ऑल्सो डिमांडेड फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव, कि बीमार हो गए या नौकरी में कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ अनफॉर्सिन कुछ कॉन्टिजेंसी आ सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो उस कारणों की वजह से भी मनी की डिमांड लिक्विड फॉर्म में की जाती है कि भाई हम आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो सेकंड मोटिव, सेकंड रीजन फॉर डिमांड ऑफ मनी इज प्रिकॉशनरी मोटिव। एंड थर्ड वन इज स्पेक्यूलेटिव मोटिव। स्पेक्यूलेटिव मोटिव मतलब जहां पर मार्केट की कुछ सिचुएशंस होती है, वो सिचुएशन को वो सिचुएशन से फायदा उठाने के लिए, वो सिचुएशन से फायदा उठाने के लिए हम अपने पास कैश में पैसे रखते हैं। मतलब क्या, कि जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा मनी है, वो मैंने इसलिए रखा हुआ है कि भाई फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट में कोई अच्छा शेयर अगर मुझे मिल जाता है कम रेट में, क्योंकि शेयर मार्केट में शेयर के भाव कब कम होंगे बता नहीं सकते, तो जब मुझे शेयर का जो, जिस शेयर का मैंने एनालिसिस किया उसके भाव अगर थोड़े कम हो जाए तो सडनली मुझे परचेस करने के लिए कुछ पैसे मेरे पास हो, इसके लिए भी मैं स्पेक्युलेटिव मोटिव के लिए भी खुद के पास क्या रखूंगा, मनी रखूंगा। सो मनी इज डिमांडेड फॉर 3 मोटिव, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेक्युलेटिव मोटिव। इन 3 रीजंस की वजह से मनी की डिमांड की जाती है। देन सेकंड रीजन इज सप्लाई ऑफ मनी। अभी तक हमने डिमांड फॉर मनी कर दिया कि डिमांड, मनी की डिमांड क्यों होती है? मनी की डिमांड इसलिए होती है क्योंकि ट्रांजैक्शन मोटिव होता है, प्रिकॉशनरी मोटिव होता है और स्पेक्युलेटिव मोटिव होता है। तो पहला है डिमांड फॉर मनी, मतलब मनी इन 3 कारणों की वजह से डिमांड की जाती है। देन सेकंड इज सप्लाई ऑफ मनी। अभी तक हमने पहला फोर्स देख लिए, पहला बेस तो हमको ये पता है कि डिमांड और सप्लाई के आधार पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो सेकंड रीजन इज सप्लाई ऑफ मनी। तो सप्लाई ऑफ मनी मतलब मनी का जो सप्लाई होता है मार्केट में या इकोनॉमी में, वो होता है ऑफ कोर्स जो सेंट्रल बैंक होती है, मतलब इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है इज आरबीआई। तो मनी कितना सर्कुलेशन में है, मनी, कॉइन्स, करेंसी नोट्स, ये जो जितने सर्कुलेशन में होते हैं, दैट इज इंक्लूडेड इन द वर्ड सप्लाई ऑफ मनी। तो सप्लाई ऑफ मनी मतलब बैंकों से करेंसी नोट्स वगैरह जो सप्लाई होते हैं उसको हमने सप्लाई ऑफ मनी यहाँ पर एज्यूम किया है। देन अब अभी तक हमने क्या देख लिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करते हैं डिमांड सप्लाई के आधार पर करते हैं। डिमांड जो है ये 3 मोटिव की वजह से होती है, ठीक है। डिमांड जो है वो 3 मोटिव की वजह से होती है, ट्रांजैक्शन पर्पस, देन और एक मोटिव हमने क्या देखा था, प्रिकॉशनरी मोटिव, देन और एक हमने मोटिव क्या देखा था, स्पेकुलेटिव मोटिव। ये 3 मोटिव की वजह से मनी की डिमांड होती है। ये हो गया डिमांड का। सप्लाई में जो बैंक से करेंसी नोट्स और ये सप्लाई होता है वो हमने सप्लाई, उसकी मीनिंग हमने देखा था। अब हमने जो 2 मोटिव देखा था, ट्रांजैक्शन मोटिव एंड प्रिकॉशनरी मोटिव, ये जो मोटिव से हम हमारे पास कैश में पैसे रखते हैं, ये हम अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो भी हम खुद के पास ये पैसे रखेंगे। मतलब बैंक में एफडी का रेट ज़्यादा है इसलिए मैं खुद के पास फ्यूचर में कभी एक्सीडेंट हो जाए इसके लिए पैसे नहीं रखूंगा, ऐसी सिचुएशन नहीं है। मैं मेरे पास कुछ ना कुछ प्रिकॉशन के लिए
या ट्रांजैक्शन मेरे डे टू डे खर्चों के लिए मैं मेरे पास पैसे रखूंगा ही, क्योंकि वो मुझे लगने ही वाले हैं, वो मेरे थोड़ा सा मैं सिक्योरिटी पर्पज से मैं मेरे पास रखता हूँ। ठीक है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है कि ज्यादा है, इसका ट्रांजैक्शन मोटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव से कोई लेन देन नहीं होता। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो भी मैं मेंटेन करूंगा, कम है तो भी मैं मेंटेन करूंगा। जो तीसरा मोटिव था मेरा स्पेक्युलेटिव मोटिव, क्योंकि उसका इंटेंशन है मेरा प्रॉफिट कमाना, तो वहां पर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है मार्केट में, सो ऑब्वियसली मैंने मेरे पास जो पैसे स्पेक्युलेटिव मोटिव से रखा हुआ था, उसका इंटेंशन क्या था, ज्यादा प्रॉफिट कमाना। अब अगर एफडी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, तो मैंने जो पैसे स्पेक्युलेटिव मोटिव के लिए रखा था, वो पैसे मैं क्या रख दूंगा, उस बैंक में रख दूंगा। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो स्पेक्युलेटिव मोटिव से मैंने जो मेरे पास पैसे रखे हुए हैं वो मैं कम रखूंगा या नहीं रखूंगा, क्योंकि स्पेक्युलेटिव मोटिव का पर्पज ही है प्रॉफिट कमाना। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो मैं खुद के पास पैसे नहीं रखूंगा। ठीक है, इतना क्लियर है सबको, इतना ध्यान में आ गया सबको? इसमें कोई अभी तक डाउट्स है क्या आप लोगों को? इसमें आप लोगों को कोई डाउट्स अभी तक जो हमने डिस्कस किया? कोई भी अनम्यूट करके बता सकते हैं। नो सर। कोई डाउट्स नहीं है? तो हमने जस्ट एक रिवीजन देख लिए हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस का। लिक्विडिटी प्रेफरेंस में इस प्रकार से डिमांड जो है कि डिमांड चेंज होती है, सप्लाई कांस्टेंट होता है, और सप्लाई अगर डिमांड बढ़ जाती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है। ठीक है, इतना हमने ये थ्योरी में देख लिया था। बाद में हमने कुछ इसके क्रिटिसिज्म भी देखे थे। सो in today's lecture we will start fresh topic, fresh theory, that is loanable fund theory of interest। loanable fund theory, अब देखो पहली थ्योरी थी, पहली जो थ्योरी थी वो भी इंटरेस्ट की ही थी, लेकिन उसका बेस क्या था, लिक्विडिटी प्रेफरेंस। उसका बेस क्या था, लिक्विडिटी प्रेफरेंस। मतलब वहां पर लिक्विडिटी को आधार माना गया था और लिक्विडिटी को डिमांड ऑफ मनी कहा गया था, और ये कहा गया था कि डिमांड अगर बढ़ती है मनी की तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है। ठीक है, वो ये बेस हमने देखे थे लिक्विडिटी प्रेफरेंस में। अभी हमको जो दूसरी थ्योरी देखना है, इसमें लोनेबल फंड है, मतलब जो लोन बांटा जाता है मार्केट में, लोन दिया जाता है, तो वो जो फंड है वो फंड का आधार लिया गया यहाँ पर इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के लिए। अब अगेन यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि लोनेबल फंड मतलब क्या? तो लोनेबल फंड मतलब जो मार्केट में क्रेडिट बढ़ता है या सेविंग डिपॉजिट होते हैं। सेविंग डिपॉजिट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने बैंक में एफडी रखा, तो वो भी लोनेबल फंड है, क्योंकि मेरे लिए वो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन बैंक ने वो मेरे से लोन लिया है, क्योंकि बैंक को वो पैसा मुझे लौटाना है। एफडी अगर मैंने बैंक में रखा हुआ है तो दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन अगर बैंक के एंगल से देखेंगे तो बैंक को तो वो पैसे मुझे लौटाना है, तो बैंक का क्या है, वो बैंक का वो लोनेबल फंड है। तो वो जो लोनेबल फंड है वो चाहे बैंक बांटे या बैंक लोन ले, तो दैट इज इंक्लूडेड इन द वर्ड लोनेबल फंड। तो लोनेबल फंड के जो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते जनरली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं वो लोन पे और डिपॉजिट्स पे ये एक ही डायरेक्शन में चेंज होते हैं, या तो बढ़ते हैं या तो कम होते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखना। बैंकिंग व्यवहार में एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि बैंकों का जो इंटरेस्ट होता है और डिपॉजिट मतलब लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और डिपॉजिट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो एक ही दिशा में चेंज होता है। वो या तो दोनों बढ़ते हैं या तो दोनों कम होते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारी थ्योरी की तरफ, लोनेबल फंड थ्योरी। इट वाज डेवलप्ड बाय विक्शिल ओएम और अनेक रॉबर्टसन जैसे इकोनॉमिस्ट ने उसको डेवलप किया। अब ये थ्योरी में क्या कहा गया, ये भी थ्योरी में ये कहा गया है कि डिमांड और सप्लाई के इक्विलिब्रियम, मतलब डिमांड सप्लाई किसका, लोनेबल फंड का। लोनेबल फंड को यहाँ पर बेस लिया गया है और उस लोनेबल फंड का डिमांड और लोनेबल फंड का सप्लाई, इसके आधार पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, जबकि जो पहली जो थियरी थी, अभी हमने जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस देखा, उसमें डिमांड फॉर मनी को अलग एंगल से देखा गया था और यहाँ पर डिमांड फॉर मनी को अलग एंगल से देखा गया। तो दोनों जब थ्योरी हम पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा कि वहां पर डिमांड को हमने लिक्विडिटी प्रेफरेंस के एंगल से स्टडी किया था, लेकिन यहाँ पर हम डिमांड की जो मीनिंग देखेंगे वो थोड़ी सी अलग एंगल से देखेंगे। ठीक है, पहले हम यहाँ पे डिमांड ही देख लेते हैं कि यहाँ पर जो डिमांड है लोनेबल फंड की, वो डिमांड अराइज होती है ड्यू टू इन्वेस्टमेंट, होर्डिंग, कंजम्पशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। और जो सप्लाई ऑफ मनी होती है वो होती है सेविंग से
डिसइन्वेस्टमेंट से, डिसहोल्डिंग से और बैंक क्रेडिट से। अब एक एक शब्द को यहाँ पर हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर लोनेबल फंड का सप्लाई होता है, कैसे होता है और उसकी मीनिंग क्या होती है। अभी तक लोनेबल फंड में हमने क्या देखा? अभी तक हमने लोनेबल फंड थ्योरी में ये देखा कि यहाँ पर भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलता है वो डिमांड सप्लाई फोर्सेस के आधार पर ही निकलता है। लेकिन यहाँ पर डिमांड सप्लाई किसका देखना है? लोनेबल फंड का, कि लोनेबल फंड की डिमांड कहाँ से होती है, लोनेबल फंड का सप्लाई कहाँ से होता है। इस दोनों डिमांड सप्लाई के फोर्सेस के जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। अब हम आ जाते हैं सप्लाई साइड। जो लोनेबल फंड है उसका सप्लाई कहाँ से होता है? ठीक है, तो उसका सप्लाई होता है सबसे पहले सेविंग से। ठीक है, जब हम सेविंग की बात करते हैं तो जैसे कोई इंडिविजुअल अपने इनकम में से कुछ पैसे क्या करता है? सेव करता है। इंडिविजुअल अपने इनकम से कुछ पैसे, उसकी जो कुछ भी इनकम है वो पैसे कुछ बचा के रखता है, बचत करता है, दैट इज सेविंग। तो सेविंग के हिसाब से इंडिविजुअल भी सेविंग कर सकते हैं, जैसे हम एक आम व्यक्ति अपनी सैलरी से पैसे सेव कर सकता है। कोई हाउस होल्ड, कोई घर की कुछ सेविंग्स हो सकते हैं, या कोई बिजनेसमैन भी अपने जो कुछ भी बिजनेस है वो बिजनेस से अपने जो प्रॉफिट कमाता है उससे पैसे सेव करके रखता है। तो दीज आर सेविंग्स, ये सेविंग्स है। और वो सेविंग लोनेबल फंड का सप्लाई करने का एक सोर्स है, क्योंकि ये जो सेविंग्स होती है ये सेविंग्स नॉर्मली हम बैंक में रखते हैं और बैंक क्या करती है, यही पैसा किसी थर्ड पर्सन को लोन के तौर पर बांटती है। तो ये जो लोन के तौर पर फंड बट रहे हैं उसका एक सप्लाई क्या हो गया? सेविंग। क्योंकि जितना सेविंग ज़्यादा होगा उतना लोग बैंक में सेविंग रखेंगे, उतना वही पैसा बैंक किसको देगी? लोन के तौर पर लोगों को बांटेगी। तो उसी को हमने लोनेबल फंड कहा। तो लोनेबल फंड का सप्लाई कहाँ से हो रहा है? पहला सेविंग की वजह से। जितना सेविंग ज़्यादा इंडिविजुअल का या बिजनेसमैन का, उतना ही वो क्या होगा, उतना ही जो लोनेबल फंड है उसका सप्लाई भी बढ़ते जाएगा। देन और सप्लाई में दूसरा जो एलिमेंट है वो भी हम देखेंगे, दैट इज डिस इन्वेस्टमेंट। अब हमको इन्वेस्टमेंट तो पता है कि प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, लेकिन ये शब्द कौन सा है? डिस इन्वेस्टमेंट। तो डिस इन्वेस्टमेंट इज जस्ट अपोजिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का बिल्कुल भी उल्टा है डिस इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे क्या होता है कि जो पुरानी मशीनरी वगैरह है, इक्विपमेंट्स वगैरह, वहां पर उस असेट्स, वो बिजनेस में अगर लॉस हो रहा है तो वो जो बिजनेसमैन है वो फिक्स असेट या उसको पूरा बेच देगा और वो जो अमाउंट है वो अमाउंट किसी को लोन के तौर पर उसको सप्लाई करेगा। तो पहले मैंने इन्वेस्टमेंट किया, मतलब प्लांट एंड मशीनरी का परचेस करना, लेकिन उसी प्लांट एंड मशीनरी को बेचना, ये क्या हो गया? डिसइन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का उल्टा हो जाता है डिसइन्वेस्टमेंट, जहां पर प्लांट एंड मशीनरी को बेचा जाता है और जो पैसे जनरेट होते हैं वो मार्केट में किसी को लोन के तौर पर दे देते हैं। तो यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट जो है, ये डिसइन्वेस्टमेंट की ये मीनिंग है कि फिक्स जो असेट्स है उसको हम ये करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं, और वो जो फंड जनरेट होता है वो हम मार्केट में क्रेडिट का सप्लाई उस माध्यम से हम करते हैं। तो अब डिसइन्वेस्टमेंट कब किया जाता है? तो जब बिजनेस को लॉस हो गया तब, और जहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है मतलब बैंक में एफडी का रेट ज़्यादा है, और बैंक में अगर एफडी का रेट ज़्यादा है तो मैं अगर कोई बिजनेसमैन हूँ तो मैं सोचूंगा कि भाई मार्केट में अगर फॉर एग्जांपल कि अभी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है एफडी का, अभी 5.5% ही है नियर अबाउट, लेकिन यही अगर फॉर एग्जांपल तब जब 12 और 14% था तो कोई भी बिजनेस वाला सोचता था कि भाई ये इतना मैं रिस्क उठा रहा हूँ अपने बिजनेस में, ये न उठाते हुए अगर मैं बैंक में पैसा रख देता हूँ तो मुझे तो 14% वैसे ही मिल रहा है, तो मेरे को कोई रिस्क नहीं है। तो उस प्रकार से जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है तब डिसइन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है कि कोई अगर लॉस में भी है बिजनेस, कोई चल भी सकता है आगे, उसकी अपॉर्चुनिटी भी है, तो क्या कर देंगे, अपनी प्लांट एंड मशीनरी को बेच देंगे, जो पैसा जनरेट होगा बैंक में एफडी रख देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ज़्यादा है। तो अल्टीमेटली डिसइन्वेस्टमेंट की वजह से मार्केट में जो सप्लाई है लोनेबल फंड का वो बढ़ जाता है। सो डिसइन्वेस्टमेंट कब ज़्यादा रहेगा? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है। वैसे ही सेविंग का भी है। सेविंग में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है एफडी पे वगैरह, तो सेविंग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेविंग करने की कोशिश करेंगे क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? ज़्यादा है। देन डिस होर्डिंग। अब देखो ये शब्द आता है, एक शब्द आता है होर्डिंग। होर्डिंग का उल्टा है डिस होर्डिंग। होर्डिंग मतलब जमाखोरी करना, खुद के पास जमाना, कोई चीज को संग्रहित करना, तो दैट इज होर्डिंग। और डिसहोर्डिंग मतलब उसको खर्च करना। होर्डिंग का उल्टा डिसहोर्डिंग। तो जनरली जो लोग खुद के पास कैश के फॉर्म में पैसे जमा करते हैं
ये कब करते हैं? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। अगर बैंक में एफडी का रेट बहुत ज़्यादा है तो मैं मेरे पास पैसे नहीं रखूंगा, मैं बोलूँगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा अच्छा मिल रहा है बैंक में, वो पैसे मैं बैंक में रख दूंगा। मतलब डिसहोल्डिंग क्या हो जाएगी मेरी? बढ़ जाएगी। कब? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? ज़्यादा है। सो एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसहोल्डिंग विल बी मोर। ठीक है। देन बैंक क्रेडिट, ये सबसे मेन एलिमेंट है लोनेबल फंड का, कि बैंक से जो लोन बढ़ते हैं वो सबसे मेन सोर्स है लोनेबल फंड का। तो अभी तक हमने देख लिए लोनेबल फंड थ्योरी में सप्लाई साइड क्या क्या होती है। तो सप्लाई साइड में हमने देख लिया कि 4 एलिमेंट्स होते हैं जहां से लोनेबल फंड का सप्लाई होता है। दैट इज सेविंग। सेविंग इंडिविजुअल की हो सकती है, हाउस होल्ड की हो सकती है, बिजनेसमैन की हो सकती है। जितना ज़्यादा सेविंग उतना ज़्यादा फंड का सप्लाई होगा। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज़्यादा है तो सेविंग भी ज़्यादा होगी। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब जो प्लांट एंड मशीनरी वगैरह जो होते हैं उसको उसको बेचना, जो ऑलरेडी है मार्केट में या किसी बिजनेस में प्लांट एंड मशीनरी, उसको बेचना, उसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट ज़्यादा कब होगा? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है। देन डिसहोल्डिंग, खुद के पास जो पैसे कैश में जमा है वो या तो इन्वेस्ट करना या तो खर्च करना, उसको कहते हैं डिसहोल्डिंग। तो डिसहोल्डिंग कब बढ़ जाएगा? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है। देन बैंक क्रेडिट, बैंक क्रेडिट में मतलब जो बैंकों से जो लोन बढ़ता है अलग अलग पर्पज से, बिजनेस के लिए या अलग रीजंस की वजह से, तो दैट इज बैंक लोन और बैंक क्रेडिट। तो बैंक क्रेडिट का कैसा रहता है कि जो कमर्शियल बैंक्स होती है वो ज़्यादा लोन बांटेगी जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? कम है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लेंगे। सो वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट का संबंध जरा उल्टा होता है। देन विल सी द डिमांड साइड। अच्छा, सप्लाई साइड में कोई किसी को कोई प्रॉब्लम्स है क्या? सप्लाई साइड ध्यान में आ गया? नो सर। लोनेबल, हाँ, लोनेबल फंड में सप्लाई साइड में चार एलिमेंट्स है उसके। एक सेविंग, देन डिसहोल्डिंग, देन और हमने क्या क्या देखा? 4 एलिमेंट्स बताओ सप्लाई के। सप्लाई के 4, सबसे पहले सेविंग्स, देन डिसइन्वेस्टमेंट, देन डिसहोल्डिंग एंड देन बैंक क्रेडिट। ये 4 जो एलिमेंट्स है ये मिलके बनाते हैं सप्लाई साइड। अब हम देखेंगे कि डिमांड साइड क्या है लोनेबल फंड की। तो उसमें सबसे पहला मेन एलिमेंट आता है इन्वेस्टमेंट का, कि मनी की जो लोनेबल फंड की डिमांड होती है, लोग लोन की डिमांड क्यों करते हैं? क्योंकि इन्वेस्टमेंट उनको करना है प्लांट एंड मशीनरी में, इन रॉ मटेरियल परचेस करना है, इसलिए लोनेबल फंड की डिमांड होती है। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की वजह से लोनेबल फंड की डिमांड होती है। अब लोग ये जो लोन है इसकी डिमांड कब ज़्यादा करेंगे? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है ना। मैं बैंक में ज़्यादा लोन कब ले पाऊंगा? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। सो एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट देयर विल बी मोर डिमांड फॉर लोनेबल फंड विच इज मींट फॉर इन्वेस्टमेंट। मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए जो लोनेबल फंड है इनकी डिमांड कब बढ़ेगी? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है ना। ऑब्वियसली है, कॉमन सेंस है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि वो उनको इजीली आसानी से वो ईएमआई चुका सकते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम है तो इन्वेस्टमेंट की जो डिमांड है लोनेबल फंड की वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। देन होर्डिंग, होर्डिंग मतलब खुद के पास कैश या नियर कैश में पैसे जमा करके रखना। ये जो प्रवृत्ति होती है, ये जो एक मेंटेलिटी होती है, दैट इज कॉल्ड एज होर्डिंग। सो यहाँ पर क्या होता है कि ऐसी प्रवृत्ति, होर्डिंग की जो प्रवृत्ति होती है, ये जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जब कम रहता है तब जो डिमांड होती है लोनेबल फंड की वो ज़्यादा होती है। एंड इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई द डिमांड फॉर लोनेबल फंड विल बी लेस, है ना। क्योंकि क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जब कम है ना, तो मैं क्यों बैंक में पैसे रखूंगा? मैं मेरे पास ही पैसे रखूंगा उससे अच्छा। लेकिन वही अगर तो मैं कम हो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो मैं मेरे पास होल्डिंग मेरी बढ़ जाएगी। लेकिन वही रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज़्यादा है बैंक में, एफडी में या बाकी की जगह पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज़्यादा है तो मैं मेरे पास कैश में नहीं रखूंगा, मेरी होल्डिंग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मैं खुद के पास रखने के बजाय मैं सोचूंगा कि मैं मेरे पास रखूँ, उसमें तो कुछ मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला नहीं है। लेकिन वही अगर मैं बैंक पर रखता हूँ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज़्यादा है तो मैं मेरी होल्डिंग कम हो जाएगी। सो एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट देयर विल बी मोर डिमांड फॉर लोनेबल फंड फॉर होल्डिंग एंड वाइस वर्सा। ठीक है, क्लियर है इतना? ये 2 पॉइंट क्लियर है डिमांड साइड के, इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग। देन कंजम्पशन, लोनेबल फंड की जो डिमांड होती है ये कंजम्पशन की वजह से भी होती है।
क्योंकि कंजम्पशन अगर बढ़ गया, ठीक है, अगर लोगों का कंजम्पशन बढ़ गया, कंजम्पशन पे लोग ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, सो अगर उनकी इनकम से भी ज़्यादा वो कंजम्पशन कर रहे हैं, तो नेचुरली उनको लोन लेना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अगर मेरे पास कार लेने के लिए या घर लेने के लिए पैसे नहीं है, सो ऑब्वियसली मैं क्या करूँगा, मैं लोन लूँगा। मतलब भी मेरा कंजम्पशन मेरे इनकम लेवल से भी बढ़ गया है। तो जब कंजम्पशन इनकम लेवल से बढ़ जाता है, तब जो मनी है, ये मनी की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, तो जो डिमांड होती है, ये डिमांड लोनेबल फंड की बढ़ जाती है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लेंगे, क्योंकि लोग जो भी लोन लेने के लिए आ रहे हैं वो सबसे पहले देखेंगे कि ब्याज कितना है। ब्याज अगर कम है तो ईएमआई जो है वो उसको देना अफोर्डेबल रहेगा, तो वो ज़्यादा कर्जा ले सकता है। सो एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट द डिमांड फॉर लोनेबल फंड फॉर कंजम्पशन विल बी मोर। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो उसका उल्टा, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज़्यादा है तो कंजम्पशन की जो डिमांड है वो कम हो जाती है। देन पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब देखो पब्लिक एक्सपेंडिचर की मीनिंग थोड़ा सा समझ लो। पब्लिक एक्सपेंडिचर का मीनिंग ये है कि इट इज़ द एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट फॉर वेलफेयर एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। लोगों की भलाई और लोगों की सुरक्षा के लिए जो गवर्नमेंट खर्च करती है, दैट इज कॉल्ड एज पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब जैसे कोई आम व्यक्ति, उसको खरीदना पड़ता है कोई भी सामान, के लिए पैसे उसको पे करना पड़ता है। वैसे गवर्नमेंट ने भी अगर परचेस किया तो गवर्नमेंट को भी पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने अगर सीमेंट के रास्ते बनाए हैं तो गवर्नमेंट को भी सीमेंट खरीदना पड़ेगा। भले होलसेल रेट में खरीदेंगे, लेकिन उनको उनको भी पे तो करना ही पड़ेगा कंपनियों को, सीमेंट के लिए, लोहे के लिए, जो भी उनको रॉ मटेरियल लगता है उसके लिए। सो उसके लिए, उसकी वजह से भी जो लोनेबल फंड की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो मोर पब्लिक एक्सपेंडिचर मीन्स मोर डिमांड फॉर मनी। जितना ज़्यादा पब्लिक एक्सपेंडिचर होगा उतना गवर्नमेंट को भी पैसा लगेगा, उतना मनी लोनेबल फंड की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सो दिस इज डिमांड एंड सप्लाई। अभी तक हमने क्या देखे, मनी का लोनेबल फंड का सप्लाई कहाँ से होता है, लोनेबल फंड का डिमांड कहाँ से होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि लोनेबल फंड का जो सप्लाई होता है, सबसे पहले हमने ये देखा कि लोनेबल फंड की डिमांड सप्लाई के आधार पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, ये थ्योरी के अनुसार। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। ये थ्योरी में क्या बेस है कि लोनेबल फंड की डिमांड और लोनेबल फंड का सप्लाई, ये दो फोर्सेस के आधार पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम कैलकुलेट करते हैं। फिर अभी हम देखें कि सप्लाई साइड में क्या आता है लोनेबल फंड की, कहाँ से सप्लाई होता है लोनेबल फंड। तो लोनेबल फंड का सप्लाई होता है सेविंग के माध्यम से, चाहे वो इंडिविजुअल का हो, चाहे बिजनेसमैन का हो, चाहे हाउस होल्ड का हो। देन सप्लाई में और एक दूसरा एलिमेंट आ जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट का उल्टा, मतलब जहां पर प्लांट एंड मशीनरी को बेचा जाता है, जो पैसे जनरेट होते हैं उसको सप्लाई करते हैं किसी और को, तो दैट इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ सप्लाई साइड, दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज्यादा है तो डिसइन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। देन डिसहोर्डिंग, तो होर्डिंग का उल्टा है डिसहोर्डिंग। होर्डिंग मतलब जमाखोरी करना, जमाना खुद के पास पैसे, और डिसहोर्डिंग मतलब उसको या तो इन्वेस्ट करना या तो खर्च करना। सो डिसहोर्डिंग की प्रवृत्ति, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज्यादा है तो डिसहोर्डिंग मतलब जमा न करना, ये बढ़ जाएगा। उसके बाद बैंक क्रेडिट मतलब लोन जो बैंकों से बढ़ता है। तो ये चार कारणों की वजह से सप्लाई साइड होता है लोनेबल फंड का। फिर बाद में हमने देखा डिमांड कहाँ से होती है लोनेबल फंड की, तो इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करना है तो डिमांड होती है। देन होर्डिंग, खुद के पास पैसे जमाना के रखना, तो मनी की डिमांड होती है। देन कंजम्पशन, ठीक है, मनी का जो कंजम्पशन है चीज़ों का, वो कंजम्पशन अगर एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है तो डिमांड फॉर लोनेबल फंड बढ़ जाता है। एंड देन पब्लिक एक्सपेंडिचर। अगर हम ये सभी डिमांड सप्लाई को, अब हमेशा देखो डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग है, आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट, एच फॉर होल्डिंग, सी फॉर कंजम्पशन, एस फॉर सेविंग, डिसइन्वेस्टमेंट, एंड ये जो है लास्ट वन, दिस इज पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो ये जो है इसके आधार पर डिमांड सप्लाई, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड रहेगी, अपवर्ड सप्लाई, अपवर्ड जो है स्लोप सप्लाई करो का रहेगा। ये दोनों फोर्सेज जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज ई पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ई पॉइंट है। सो ई पॉइंट पर आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये जो आप ऑरेंज कलर की डॉटेड लाइन देख रहे हैं। सो दिस ओ आर, अगर ओरिजिन को हम ओ माने तो ओ आर विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज डिटरमाइंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का। तो डिमांड में क्या क्या आता है, सप्लाई में क्या क्या आता है, और वो सभी को हम ऐड करेंगे
तो बन जाएगी डिमांड सप्लाई कर्व और दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ पर ई पॉइंट आ रहा है एंड दैट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू दिस थियरी। ठीक है, क्लियर इतना सबको? अभी तक हमने दो थ्योरी देख लिए, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी एंड लोनेबल फंड थ्योरी। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में लिक्विडिटी प्रेफरेंस को बेस माना गया था और यहाँ पर लोनेबल फंड में लोनेबल फंड को बेस माना गया है, क्योंकि वो थ्योरी का नाम ही वही है, उसका बेस ही वही है। ठीक है, क्लियर है इसको? सो आई थिंक ये इलैबोरेट एक्सप्लेनेशन हो गया है। एक बार इसको आप फिर से जो नोट्स है हमारे, वो नोट्स में एक बार इसको देख लेना, तो आपको ये पूरा ध्यान में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या है। और कोई अगर आपको कन्फ्यूजन है तो नेक्स्ट हम ऑनलाइन लेक्चर में इसको और हम डिस्कस कर सकते हैं। कोई डाउट्स है अभी आप लोगों को तो क्लियर अभी कर सकते हैं? नो सर। ठीक है, बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं। इतना ही ध्यान में रखना कि दोनों थ्योरी में डिमांड सप्लाई के आधार पर ही थ्योरी निकलती है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस में लिक्विडिटी प्रेफरेंस को आधार माना गया था और लिक्विडिटी प्रेफरेंस मतलब डिमांड फॉर मनी। और यहाँ पर लोनेबल फंड में लोनेबल फंड की डिमांड और लोनेबल फंड का सप्लाई। तो फिर लोनेबल फंड का सप्लाई कहाँ से होता है? सेविंग से होता है ना? और बाकी के 3 इंग्रेडिएंट और है। फिर लोनेबल फंड की डिमांड कहाँ क्यों होती है? इन्वेस्टमेंट की वजह से, और बाकी के 3 एलिमेंट से। तो वो जो बेसिक टर्म है उसकी मीनिंग ध्यान में रखना, और उसका डिमांड सप्लाई कहाँ से होता है, ये अगर ध्यान में आ जाता है तो ये थ्योरी में बाकी कुछ भी ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, क्लियर इतना सबको? यस सर। हाँ सर। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो लास्ट हमारा यूनिट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप एक बार उसको देख लेना, कुछ इसमें आपको कुछ कंफ्यूजन है तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर इस पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ओके।